हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था नरेंद्र मोदी द्वारा पहले पॉडकास्ट पर, जो उन्होंने निखिल कामत को दिया है। आज उसी संबंधित दूसरा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आज वास्तव में मैं नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए पॉडकास्ट के बचपन के संस्मरण, निखिल कामत के बारे में और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे और अंत तक सुनेंगे, काफी नॉलेजेबल भी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन के संस्मरण के को याद करते हुए कहा है कि उनके एक शिक्षक हुआ करते थे, भेलजी भाई चौधरी, जो कि उनके पिताजी से एक बार मिले थे और कहे थे, भाई ये लड़का तो बहुत टैलेंटेड है लेकिन जल्द ही खुराफात में व्यस्त हो जाता है। नरेंद्र मोदी अपने बचपन के संस्मरण को याद करते हुए कहते हैं कि वो बहुत अच्छे स्टूडेंट, मेधावी स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन जो करते थे उसमें वो ध्यान लगाते थे। दूसरे शब्दों में वो किसी भी तरह से नोटिशिएबल नहीं थे, यानी उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता था क्योंकि वो अच्छे विद्यार्थी नहीं थे। यह बात उन्होंने कही और उन्होंने कहा कि जब पहली बार मैं चीफ मिनिस्टर हुआ तो मैंने विधानसभा में अपने पुराने साथियों को बुलाया था, जिसमें भेलजी भाई चौधरी भी शामिल थे, जिसमें एक दवे साहब थे जो समाजवादी विचारक थे, हमारे स्कूल मेट रहे हैं, और चौधरी साहब तो हमारे शिक्षक ही थे। तो इस प्रकार से हमने अपने शिक्षक को भी निमंत्रण दिया था और दवे साहब भी को भी बुलाया था। हमने काफी हंसी मजाक भी किया उस विधानसभा में, और कोशिश ये किया कि लोगों को ये ना लगे कि मैं कॉमन मैन नहीं रह गया हूँ मुख्यमंत्री बनने के बाद या विधायक बनने के बाद। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश किया कि मैं अब भी कॉमन मैन हूँ। दूसरी तरफ निखिल कामत ने कहा कि सर, हिंदी मुझे टूटी फूटी ही आती है क्योंकि मैं बेंगलुरु के पास मैसूरू का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी वहीं बेंगलोर के पास काम करते थे और मेरी माताजी मैसूरू से थी। वहाँ लोकल लैंग्वेज कन्नड़ है। मैं कन्नड़ तो अच्छी तरह से बोल लेता हूँ, साउथ इंडियन होने की वजह से मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर मुझसे कहीं कोई गलती हो तो उसको आप सुधार दीजिएगा। तो नरेंद्र मोदी ने इस पर मजाक करते हुए कहा कि भाई इधर भी वही हालत है, हम दोनों मिलकर के एक दूसरे को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। माने उन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि वो गुजराती हैं और उनकी लोकल लैंग्वेज गुजराती है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली यह बात बता दिया। यही नहीं, उन्होंने संस्मरण करते हुए जब वो प्रधानमंत्री हुए थे तो सबसे पहले विश्व के तमाम नेताओं ने उनको कॉल किया, लेकिन सबसे पहले कर्टिसी कॉल चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने किया था। शी जिनपिंग तो आपको पता ही होगा कि उनसे 2 साल पहले सत्ता में आ गए थे वहां के चाइना के। तो उन्होंने मुझे कर्टिसी कॉल किया और आने की इच्छा व्यक्त की, तो मैंने उनको बुलाया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके गांव भी चलना चाहता हूं, वडनगर, जो कि मेहसाणा जिले में स्थित है। नरेंद्र मोदी उस समय के वडनगर को याद करते हुए कहते हैं कि उसमें 15,000 के आसपास उसकी आबादी रही होगी। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है शी जिनपिंग साहब कि आप बिल्कुल चलिए। मैं बहुत आश्चर्यचकित था। माने नरेंद्र मोदी के अनुसार वो बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर भी चूंकि एक राष्ट्राध्यक्ष ने उनको उनके सामने ये प्रस्ताव दिया था तो कैसे उसको इनकार कर सकते थे। तो उन्होंने कहा कि अब बिल्कुल चलिए, वहां चल करके और अपने ऐतिहासिक कनेक्शन को याद करिए, हम इसके लिए तैयार हैं। तो इस प्रकार से वो उन्होंने वडनगर की यात्रा किया था। कहा जाता है चाइनीज फिलोसफर, जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे वेन सांग उसका मूल नाम था, युआन चुआंग भी हिंदी में कहते हैं, और शानजेंग भी कहते हैं, उसको शुआनजेंग भी कहते हैं, जैसे कल मैंने बताया था। कई नामों से उसे जाना जाता है। तो इस प्रकार से वह फिलोसफर वडनगर में काफी समय तक रुका था, गुजरात की यात्रा की थी।
आप सभी लोगों को पता होगा कि 7वीं सदी में वो भारत आया था और हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज को उसने विजिट किया था। हर्षवर्धन द्वारा माघ मेला या अन्य जगह किए गए धार्मिक कार्यों की वो भूरी भूरी प्रशंसा भी करता है और हर्षवर्धन के बारे में वो बहुत पॉजिटिव लिखता है। सबसे पहले भारत आने वाला जो चाइनीज था, जो कि यहाँ से मैन्युस्क्रिप्ट भी ले गया, वेनसांग भी मैन्युस्क्रिप्ट ले गया। आखिरी तो ई चिंग था, वो फाहियान था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय गुप्त काल में आया था फाहियान। उसने सारनाथ वगैरह की यात्रा किया था और अपने संस्मरण में वह यहाँ के लोगों के धार्मिक प्रवृत्ति का जिक्र भी करता है। वेनसांग मुख्य रूप से यहाँ तक्षशिला का जिक्र करता है, चूंकि उस समय नालंदा का जिक्र करता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय तो पूरा प्राचीन हो गया था, वो उस समय गुप्त काल में जो फल फूल रहा था वो नालंदा विश्वविद्यालय था। वह धर्मपाल वगैरह उस समय कहा जाता है पालों के शासक हुआ करते थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को पुष्पित पल्लवित किया था। और वेनसांग कहा जाता है, वेनसांग की नगरी कन्नौज का उसने जिक्र किया है जहां वो विजिट किया था। तो उसी दौरान वो वडनगर गुजरात भी गया था और वहां भी काफी समय तक रहा था। तो शी जिनपिंग को यह पता था। यह बात जब उन्हें नरेंद्र मोदी को उन्होंने बताया तो नरेंद्र मोदी फूले नहीं समाये खुशी से और उन्होंने शी जिनपिंग का धन्यवाद किया। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने अपने चाइल्डहुड के बारे में बताया, अपने विधायक बनने के बारे में बताया कि भाई 24 फरवरी को विधायक चुने गए थे और 27 फरवरी को ही गोधरा कांड हो गया। गोधरा कांड में जाने के लिए ONGC का एक चॉपर था जिसका मैंने कल जिक्र किया था, सिंगल इंजन था, उसी से वो जाना चाहते थे लेकिन उनके अधिकारियों ने मना किया। मना करने के बावजूद भी वो उसी से वहां गए और जा करके जब उन्होंने वहां के विभत्स सीन को देखा तो वो थोड़े से भावुक भी हो गए। इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। बहरहाल नरेंद्र मोदी का यह पॉडकास्ट कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा और कांग्रेस ने इसकी आलोचना भी किया है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इसकी काफी आलोचना किया है। उसमें लिखा है कि नरेंद्र मोदी को अब प्रायश्चित करने का समय निकालना चाहिए। दूसरे शब्दों में नरेंद्र मोदी ने अपने पॉडकास्ट के दौरान यानी पहले इंटरव्यू के दौरान, जो कि उन्होंने जेरोडा के फाउंडर निखिल कामत को दिया है, निखिल कामत ने कहा कि वो अब तक लगभग 25 इस तरह के इंटरव्यू या पॉडकास्ट कर चुके हैं और इसमें वो ज़्यादातर उन लोगों के किए हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप लर्न करना चाहते हैं या एंटरप्रेन्योर ऑलरेडी हैं, यानी उद्यमी हैं या उद्यमिता को सीखना चाहते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये बताया निखिल कामत को कि ऐसी दशा में जबकि इंसान से गलती होती है तो उनसे भी गलती हुई होगी, चूंकि वो भी इंसान है, भगवान नहीं है। इसी चीज को पकड़ करके जयराम रमेश ने उनके ऊपर हमला बोला है और कमेंट किया है कि भाई अब तो समय ये, मैंने वो इनडायरेक्टली एक प्रकार से उनको ये बताना चाहते हैं जो हिंदुस्तान में उन्होंने रहते हुए मुसलमानों के विरुद्ध किया है, गोधरा कांड भी उन्हीं के वजह से हुआ, ऐसा कांग्रेस का मानना है। और भी बहुत सारे मामलों में कांग्रेस उनको घेरती हुई नजर आई है। तो उन्होंने कहा भाई अब ये वक्त है जब नरेंद्र मोदी प्रायश्चित करें और प्रायश्चित करके जो पाप किए हैं उसका कम से कम कुछ हद तक तो निराकरण करें। इस प्रकार से कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के इस पॉडकास्ट पर हमला बोला है। बहरहाल नरेंद्र मोदी ने अपने बचपन के समय को इस पॉडकास्ट में याद किया है। 2 घंटे का लगभग ये पॉडकास्ट था, तो जाहिर है इसमें अच्छा खासा समय मिला था उनको। उन्होंने अपने बचपन के संस्मरण दिए हैं, बचपन के साथियों के बारे में बताया है, राजनीति के बारे में बताया है। इसमें निखिल कामत ने यह भी पूछा कि लोग कहते हैं भाई राजनीति एक गंदी चीज है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई अगर मैं इस पड़ाव पर नहीं होता तो अब तक आप मेरा पॉडकास्ट या इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने निखिल कामत के साथ बातचीत के दौरान उन सभी चीज़ों के बारे में बताया है जो उनके संस्मरण से जुड़े हुए हैं, जो उनके जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं।
चाहे बचपना हो, चाहे वो स्कूल डेज हो, चाहे राजनीति हो, चाहे चाइनीज हेड ऑफ स्टेट शी जिनपिंग से मिलना हो, चाहे वडनगर और चाइना का लिंक हो, इन तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। और यही नहीं, उन्होंने और भी अपने राजनीतिक के अनुभव के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताया है, गोधरा कांड के बारे में भी बताया है। तो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं आलोचना के लिए इसमें से चीज़ें निकालना तो बहुत सरल है, लेकिन इससे उन्होंने दिल्ली चुनाव असेंबली इलेक्शन के पहले यह इंटरव्यू देकर, जैसा कल मैंने बताया था, एक प्रकार से दिल्ली वासियों जो कि पढ़ी लिखी जनता है, एक संदेश दिया है कि भाई ऐसा है कि गलती इंसान से भले हो जाती है, लेकिन अहंकार नहीं पालना चाहिए। जरूर उसके बारे में आदमी को सोचना चाहिए। एक प्रकार इनडायरेक्टली उन्होंने केजरीवाल जी पर प्रहार किया है। केजरीवाल जी ने खुद ही कहा था कि भाई 3 वादे वो पूरा नहीं कर पाए, तो यमुना को साफ नहीं कर पाए हैं, दूसरा टैप से साफ पानी नहीं दे पाए हैं, और तीसरा सड़कें बदहाल हैं। माने इसको पेरिस और लंदन की तरह से उन्होंने बोला था कि हम बना देंगे, लेकिन उन्होंने सड़कों पर ध्यान कम दिया। इसको ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में हम पूरा कर देंगे। कई लोग तो 2100 रुपये जो महिला सम्मान योजना के तहत वो देने की बात कह रहे हैं, उसको भी लेकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई इसका बजट कहाँ से आएगा? क्योंकि 60 लाख के करीब महिलाएं हैं दिल्ली में, और सबको अगर 2100 रुपया देंगे तो इसके लिए उतना बजट कहाँ है दिल्ली का? पूरा बजट ही उससे कम का है। तो यानी 80,000 करोड़ के आसपास का बजट है, और उससे नीचे का ही है, और उससे ज़्यादा लग जाएगा ये रेवड़ी बांटने में, तो कहाँ से कर पाएंगे। खैर, देखना होगा आने वाले समय में कैसे असेंबली इलेक्शन दिल्ली का रूप लेता है। इसके बारे में हम चर्चा बाद में करते रहेंगे। धन्यवाद।